हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मौलिक अधिकार की होगी। किसकी क्लास होगी? मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मौलिक अधिकार होते हैं ये वे अधिकार जो राज्य के द्वारा व्यक्ति के जन्म लेते ही प्रदान कर दिए जाते हैं। जन्म से ही व्यक्ति को दिए गए अधिकार, व्यक्ति को दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जन्म से ही व्यक्ति को दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार, व्यक्ति के वे अधिकार जो राज्य के द्वारा व्यक्ति के जन्म लेते ही उसे प्रदान कर दिए जाते हैं, वो अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार सबसे पहले विश्व में ब्रिटेन देश ने दिए। किसने दिए दोस्तों? ब्रिटेन ने। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन ने कौन से दिए? मौखिक रूप से मौलिक अधिकार। मौखिक रूप से कौन से दिए? मौखिक रूप से, अर्थात मुंह से बोलकर उन्होंने मौलिक अधिकार दिए। सबसे पहले ब्रिटेन में कब दिए दोस्तों? 1215 ईस्वी में। कब दिए दोस्तों? 1215 ईस्वी में। वहाँ का एक सम्राट था, राजा था, जिसका नाम था सम्राट जॉन द्वितीय। सम्राट जॉन द्वितीय। इसके द्वारा वहाँ की जनता को कुछ मुख्य रूप से स्वतंत्रताएं दी गई 1215 ईस्वी में, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों विश्व में सबसे पहले लिखित रूप से अमेरिका ने दिया। किसने दिया दोस्तों? अमेरिका ने लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए। ठीक है दोस्तों, कब प्रदान किए दोस्तों? 1791 ईस्वी में। कब दिए दोस्तों? 1791 ईस्वी में अमेरिका ने सबसे पहले लिखित रूप से मौलिक अधिकार दिए। ठीक है, और इसी से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में ग्रहण किए। भारत के संविधान में भी ग्रहण किए गए। भारत के संविधान में भी दोस्तों इन्हें ग्रहण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब भारत में सर्वप्रथम मांग की गई मौलिक अधिकारों की, जो मांग की गई दोस्तों, वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1931 के कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और सरदार पटेल के द्वारा ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई कांग्रेस के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब मौलिक अधिकारों को अमेरिका से ग्रहण किया गया। कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से। जैसे ही इन्हें भारत के संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया, तो इसे इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भाग 3 है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है।
मेग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही भारत के संविधान में मूल अधिकार लागू किए गए, तो जो मूल संविधान में जब लागू किए गए उस समय संख्या 7 थी, 7 संख्या थी। मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का था। संपत्ति का मूल अधिकार। दोस्तों, जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 31 में किया गया था। ठीक है, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों? कानूनी अधिकार। जैसे ही इसे कानूनी अधिकार बनाया तो दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में किया। अनुच्छेद 300 क में वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को, ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला, समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसे समानता का अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा कौन सा है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां है दोस्तों शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 5वां कौन सा है दोस्तों? शिक्षा व संस्कृति। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6वां कौन सा है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो पहला अधिकार है हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में। ठीक है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार, इसे मूल अधिकार से हटा के क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार बनाए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब जब मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 12 से, अनुच्छेद 12 से लेकर कितने हैं दोस्तों? 35 तक हैं। कहाँ तक हैं? 35 तक। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें किसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 12 में
दोस्तों अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है मौलिक अधिकारों के संबंध में। परिभाषा, मौलिक अधिकारों के संबंध में परिभाषा बताई गई है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संबंध में जो राज्य की परिभाषा होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा आता है अनुच्छेद 13। कौन सा? अनुच्छेद 13। दोस्तों अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का वर्णन किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का जो वर्णन किया गया है ये दोस्तों अनुच्छेद 13 में। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा का जो सिद्धांत लिया गया ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से दोस्तों इसे ग्रहण किया गया। कहाँ से ग्रहण किया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया। दोस्तों इसके बाद जो हमारा पहला मौलिक अधिकार आता है वो कौन सा है? समानता या समता का अधिकार। समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक व्यक्तियों को एक समान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक व्यक्तियों को एक समान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14। दोस्तों जो अनुच्छेद 14 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है दोस्तों, कानून के समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता। इससे अभिप्राय है कि दोस्तों राज्य के द्वारा कानून के आधार पर नागरिक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान रखा जाएगा। दोस्तों कानून के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता, अर्थात इसका अभिप्राय है दोस्तों कानूनों को न्यायालय में लागू करते समय न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कानून का समान संरक्षण जो शब्दावली है ये अमेरिका से ग्रहण की है। ये शब्दावली कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ग्रहण की गई है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद रखना जरूरी है कहाँ से कौन सी ली गई है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 15, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 15। ठीक है, डायरेक्ट अनुच्छेद 15 में पूछा जाए तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक समानता स्थापित करने पर बल दिया जाएगा। किस पर दोस्तों? सामाजिक समानता स्थापित करने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो सामाजिक समानता किस प्रकार स्थापित करना है और किस प्रकार इसको बढ़ाने के लिए बल दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 15(1) में, अनुच्छेद 15(1) में तो दोस्तों अनुच्छेद 15(1) है, इसमें कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग, अर्थात धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नागरिकों के साथ। ये शब्द किस में कहा गया? अनुच्छेद 15(1) में। इसके बाद दोस्तों अच्छा अनुच्छेद 15(2). ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 15(2) उसमें कहा गया है दोस्तों किसी भी होटल में, दुकान में
सार्वजनिक भोजनालय ठीक है दोस्तों, कोई भी दुकान हो, होटल हो, सार्वजनिक भोजनालय हो या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल हो, या क्या हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल में नागरिकों को किसी प्रकार का बिना भेदभाव के प्रवेश या अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भोजनालय में प्रवेश का अधिकार। ठीक है दोस्तों, किसी भी दुकान में, होटल में, सार्वजनिक भोजनालय में या मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश का जो अधिकार दिया गया है वो किस में दिया गया है? 15(2) में। इसके बाद दोस्तों आता है 15(3), अनुच्छेद 15(3). दोस्तों अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि स्त्रियों व बालकों के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रियों व बालकों के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 15(3) में। आगे आता है अनुच्छेद 15(4). वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) में SC, ST, OBC व महिला आरक्षण का उल्लेख किया गया है, का उल्लेख। अब जो दोस्तों महिला आरक्षण है वो किस क्षेत्र में दिया है? शैक्षिक क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों इस प्रकार का आरक्षण दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 15(4) में एक महत्वपूर्ण बात भी और बताई गई कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध। सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान निषेध किया गया है वो भी किस में किया गया? अनुच्छेद 15(4) में। ठीक है, इसके बाद जो अगला अनुच्छेद आता है वो आता है हमारा दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 में राज्य के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते समय नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता अर्थात राज्य के द्वारा किसी भी लोक नियोजन की जो भी योजना चलाई जाएगी उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता व छुआछूत को दंडनीय अपराध बताया गया है। को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है या अपराध बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू किया गया है वो दोस्तों 1955 में किया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में लागू किया गया। 1955 में क्या किया गया दोस्तों? इसे लागू किया। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 18 आता है। कौन सा आता है दोस्तों? अनुच्छेद 18। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत दोस्तों, जो उपाधि दी जाती है राज्य के द्वारा वो सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है दोस्तों, इसमें सेना और विद्या को छोड़कर, सेना व शिक्षा को छोड़कर, सेना में भी दी जा सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोस्तों उपाधि दी जा सकती है। अगर भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से कोई भी उपाधि या पुरस्कार ग्रहण करता है तो वह पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। किसकी अनुमति लेगा दोस्तों? राष्ट्रपति की सबसे पहले वो क्या लेगा? अनुमति
लेगा। बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक से दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार था, समानता का अधिकार। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। कहाँ तक किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। दोस्तों अनुच्छेद 19 व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। कितने प्रकार की देता है? 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 19(6) की स्वतंत्रता, कौन सी दोस्तों? अनुच्छेद 19(6) की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। दोस्तों अनुच्छेद 19(6) में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, रखने की स्वतंत्रता, और इसे क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। दो कौन कौन सी है दोस्तों? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) में व्यक्ति को पहली स्वतंत्रता दी गई है विचार करने की, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, एवं प्रेस की स्वतंत्रता। अर्थात व्यक्ति अपने मन के विचार कर सकता है, किसी के सामने बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। और प्रेस, समाचार पत्र को जो स्वतंत्रता दी गई वो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) के आधार पर दी गई। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19(2), 1 में वो क्या कर सकता है? विचार, अभिव्यक्ति कर सकता है। 2 में दोस्तों सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। अर्थात वो किसी प्रकार की कोई भी सभा कर सकता है और सम्मेलन कर सकता है। दोस्तों जब वो सभा और सम्मेलन कर सकता है तो उसे अनुच्छेद 19(3) में संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी। किसी भी प्रकार की वो पार्टी बना सकता है, संघ बना सकता है, समुदाय बना सकता है, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अनुच्छेद 19(4) है, कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 19(4). जैसे ही दोस्तों अनुच्छेद 19(3) में संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता दी गई, उसके बाद जो अनुच्छेद 4 है, जब हम संघ बनाएंगे या पार्टी बनाएंगे तो पार्टी बनाएंगे तो उसके लिए घूमे भी गए, उसका प्रचार करेंगे। अर्थात देश के किसी भी भाग में बिना बाधा के आवागमन व भ्रमण की स्वतंत्रता, आवागमन व भ्रमण की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19(4) में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(5). इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों? अनुच्छेद 19(5), स्थायी निवास की स्वतंत्रता, स्थायी निवास की स्वतंत्रता। अर्थात वो किसी भी देश के किसी भी शहर में या किसी भी कोने में किसी भी भाग में जाके रह सकता है। दोस्तों इसके बाद में आता है अनुच्छेद 19(7). 6 को तो दोस्तों क्या कर दिया? 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19(7). दोस्तों 7 में इसे उपजीविका या रोजगार की स्वतंत्रता, अर्थात वह देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी रेहड़ी लगा सकता है, अपने परचून की दुकान कर सकता है, अनुच्छेद 19(7) के तहत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद आता है वो भी था 20 आता है, अनुच्छेद 20। दोस्तों जो अनुच्छेद 20 है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों
व्यक्ति के अपराध करते हैं, व्यक्ति के अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अपराधों के संबंध में व्यक्ति को जो दोष सिद्ध करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो 20 में दी गई। दोस्तों, अपराधों के लिए व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली स्वतंत्रता है दोस्तों, तो अपराध करते समय जो कानून होता है उसी के तहत सजा दी जाएगी। इसके बाद जो दूसरी स्वतंत्रता है, एक अपराध के लिए दोस्तों एक बार ही सजा दी जाएगी, ठीक है। और जो तीसरी स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, वह है अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 21 आता है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, एक चीज याद रखना, जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। नोट लगा के लिखना, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 22, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। व्यक्ति को कोई भी अपराध करता है और जब उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो उस गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्रताएं। दोस्तों, उस व्यक्ति को उस गिरफ्तारी के लिए भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। और दोस्तों, इसके लिए 3 स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई है। सबसे पहले जो पहली स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि किस कारण से व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी स्वतंत्रता है व्यक्ति, वो है दोस्तों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर प्रथम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इसमें यात्रा का समय छोड़ दिया जाता है। तीसरा है दोस्तों अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता, वह अपने वकील से परामर्श करने की स्वतंत्रता भी दोस्तों इसके तहत दी गई है, अनुच्छेद 22 के तहत। इसके बाद दोस्तों जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो दोस्तों तो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है दोस्तों। तीसरा अधिकार हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। 23 व 24 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम पर रोक लगाई है। दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी व बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है दोस्तों। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद है
वो दो अगला जो अधिकार है दोस्तों, चौथा अधिकार है, वो हमारा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। धर्म के प्रति जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति दी गई हैं, उस अधिकार का वर्णन किया गया है हमारे चौथे अधिकार में, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों? 25 से 28 में। दोस्तों अनुच्छेद 25 में कहा गया है व्यक्ति अपने मन की आवाज़ के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी प्रचार प्रसार करता है। धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने को, धर्म को मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, करने का अधिकार है। कौन से में किया गया है? अनुच्छेद 25 में। अर्थात अनुच्छेद 25 के आधार पर व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए अपना क्या कर सकता है? एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, अनुच्छेद 25 में। दोस्तों अनुच्छेद 25 के आधार पर ही सिख, जैन व बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग माना है। अभिन्न अंग माना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। कृपाण धारण करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 के तहत। और दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की स्वतंत्रता दी गई है। बुर्का पहनने की स्वतंत्रता दी गई है। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 25 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 26 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि 25 में आपने जिस धर्म को माना है उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है दोस्तों। धार्मिक कार्य किए गए उनके प्रबंधन की जो स्वतंत्रता दी गई है वो 26 में दी गई है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। धर्म के कार्यों को टैक्स मुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 28 में। दोस्तों किसी भी धर्म राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी राज्य के द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये अधिकार हमारा कौन सा है? चौथा अधिकार था धार्मिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। दोस्तों इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में, किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णन किया गया। दोस्तों यह अधिकार संपूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों को दिया, अल्पसंख्यकों को दिया गया है। इस अधिकार को अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक नागरिकों को
अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। बनाए रखने का अधिकार, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान की, अर्थात धर्म से संबंधित व भाषा से संबंधित जो भी अल्पसंख्यक है उनको शिक्षण संस्था, प्रशासन का अधिकार। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है दोस्तों, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया है। इस मौलिक अधिकार को दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक व सुरक्षा पैरी कहा गया है। सुरक्षा पैरी कहा गया है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इस मौलिक अधिकार को दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। यह मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। अन्य अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों। अन्य अधिकारों की यह मौलिक अधिकार क्या करता है दोस्तों? रक्षा करता है। इस मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के आधार पर व हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के आधार पर 5 प्रकार की रीट जाहिर कर सकता है, रीट लगा सकता है। और वो 5 प्रकार की रीट कौन सी है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 परमादेश। जो तीसरी रीट है वो कौन सी है दोस्तों? प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेक्षण और 5वीं है अधिकार पिरछा। ये 5 प्रकार की रीट दोस्तों व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के आधार पर संवैधानिक मौलिक उपचारों के अधिकार में प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों। ये हमारा मौलिक अधिकारों की क्लास थी जो मैंने आपको उपलब्ध करवाई। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।